गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज अपने यहाँ से दो लोग थे, दोनों महिला शिक्षिका थी और दोनों का बोर्ड बहुत कंफर्टेबल था। जनरल सवाल पूछे गए, कोई स्पेसिफिक नहीं था। पहले से पूछा गया कि वही एक्सपीरियंस के लेके बात चली कि क्या अनुभव है, क्या क्या देखती हैं, एसएमसी क्या है। बहुत बखूबी इन्होंने जवाब दिया। इनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। फिर इनसे पूछा गया, चूंकि इनके स्कूल का नाम है कोएड स्कूल, तो कैसे कोएड स्कूल में डिसिप्लिन रखेंगे, कैसे मेल बच्चों को नियंत्रित करेंगे। बहुत अच्छा जवाब इन्होंने, इमोशनल इंटेलिजेंस और तमाम जो कक्षाओं में चर्चा चलती है उसके हिसाब से बहुत धैर्यपूर्वक इन्होंने जवाब दिया। ज़रूरत किसी को नहीं है। इनोवेटिव टीचिंग क्या है, इनोवेशन टीचिंग में क्या है। बिल्कुल, इनोवेटिव टीचिंग का मतलब है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द टीचिंग, जो नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि हमें केवल रटाना नहीं है, हमें उसका अंडरस्टैंडिंग बनाना है बच्चों के अंदर, और बच्चे क्रिटिकल थिंकर्स बने। जब वो क्रिटिकल थिंकर्स बनेंगे तब उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा। इस बातों पे बहुत जोर दिया गया है कि आपको चीज़ों को रटाना नहीं है, बच्चों को समझने का मौका दें और समझ के करने का मौका दें, आप उसमें हेल्प करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल चैप्टर या किसी स्पेसिफिक लेसन को पढ़ा के गुड वाइब नहीं करना है। यू मस्ट इन्वॉल्व विथ अ चाइल्ड, जिसको आप पहले से भी रहा है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को बहुत हाईलाइट किया गया है इनोवेटिव टीचिंग के द्वारा। उसके बाद इनोवेटिव टीचिंग में ही बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रोल आ जाते हैं, जिसमें जहाँ साधन है सरकार चाहती है कि टीचिंग का मोड ब्लेंडेड हो, जहाँ खूब आईसीटी का प्रयोग हो और बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल की चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल हो, बच्चे नेचर को एक्सपीरियंस करें, बच्चे इनोवेशन को समझें और हर जगह उनको वोकेशनल से जोड़ा जाए ताकि उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो और उससे उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो खूब पॉजिटिव हो। दैट इज़ द बेसिक कोर ऑफ द इनोवेटिव टीचिंग। लैब के बारे में पूछा, ज्योग्राफर हैं, कैसा लैब है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों का लैब बेस है, अभी हमारे पास दो गुरु होम साइंस वाले भी हैं, पूरा अपने लैब और लैब एक्टिविटीज़ के ऊपर बात करेंगे और आपके लिए अच्छा होगा। ड्रॉप आउट को कैसे आप देखते हैं, कैसे अपने आगे के लोगों को बताएंगे, क्या देखेंगे। तो ड्रॉप आउट पे तो सीधी पॉलिसी होनी चाहिए कि किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ये पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ ड्रॉप आउट का कॉज क्या है, और उस पर एक पूरा सर्वे रिपोर्ट मैं बनाऊंगी जाते ही कि पहले क्या है पोजीशन। ड्रॉप आउट के जो बेसिक कॉज हैं कि बच्चे स्कूल ना आने का मतलब है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको देखना हमारे पास है स्कूल में कमिटी, उसकी मीटिंग में सारे बात को उठाऊंगी। उसके बाद बच्चे के नंबर्स होते हैं, बात करने की कोशिश की जाएगी। आसपास जो टीचर रहते हैं हम मुआयना करेंगे, सर्वे करने चाहेंगे। तो ड्रॉप आउट का कॉज अगर आप जान जाते हैं कि किन किन कारणों से ड्रॉप आउट हो रहा है, तो उसमें रेमेडी तभी रेमेडल पॉसिबल है जब कॉज जानेंगे। जब तक कॉज नहीं जानेंगे तो हाउ कैन यू ट्रीट। तो पहले डायग्नोज करना, देन उसको ट्रीट करना। तो उस कॉज को ख़त्म करेंगे, और वो कॉज बहुत कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि वो बहुत मुश्किल है समझना, कोई हिमालयन टास्क नहीं है कि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। बोलिएगा बोल्डली, इट इज़ ए सो सिंपल और इट इज़ ए डे टू डे प्रॉब्लम जिसको हम टैकल करके ड्रॉप आउट को कंट्रोल करेंगे। जो मनसा, जो मैनिफेस्टेशन
NEP 2020 में उसको पूरा करें कि वो चाहता है कि 100% बच्चे स्कूल आए और ड्रॉप आउट को ख़त्म किया जाए, टाइम बाउंड। सब्जेक्ट से इनसे कुछ नहीं पूछा, जनरल नेचर का इनका डिस्कशन रहा और कुल मिला के 15 से 20 मिनट तक इनका इंटरव्यू चला। दूसरे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है, हम लोग संपर्क करना चाह रहे हैं लेकिन बात हुई नहीं। उस समय इनका फ़ोन बंद था और बाद में हम लोग रिकॉर्डिंग में आ गए थे। मनीष जी इसको खोल के दीजिए, तो बात होती तो थोड़ी और भीतर से बातें आती, लेकिन चलिए आपका काम चल जाएगा। इन मैम से मेरी बात नहीं हुई। थैंक्स फॉर यू, इंटरव्यू वेंट वेल, गुड, मुबारक हो। जनरल क्वेश्चंस अबाउट DF, तो डिटेल आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसी से क्वेश्चन पूछा गया। डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या है, तो मैम ने क्या बोला मुझे बात नहीं, लेकिन आपसे कोई पूछता है तो शिक्षा क्या है। बार बार मैं कहता हूँ कि किताबी जो B.Ed में पढ़े हैं बिल्कुल वो डिफिनीशन नहीं देना है जो आप अनुभव किए। वैसा एक छोटा सा डिफिनीशन बनाइए हर कोई कि व्हाट इज एजुकेशन, तो मस्ट बी, मतलब लंबी चौड़ी एरिस्टोटल से लेकर दुनिया भर की परिभाषाएं मेरे दिमाग में भी दौड़ रही हैं, लेकिन मुझसे कोई शिक्षा पूछेगा कि क्या है, तो एक विवेकशील मनुष्य का निर्माण ही शिक्षा है। जैसे ही आप विवेकशील कहेंगे तो उसे लगेगा कि सारे थ्योरीज का कोर बोल रहा है। कोई ये भी बोल सकता है एक अदद सुरेंद्र जी सोचेंगे कि अदद सर फिर मारे, ओनली अदद मतलब ओनली उर्दू का शब्द है, मुझे उर्दू शब्दों से बड़ा लगाव रहता है। एक अदद व्यक्ति भी समाज में मुख्यधारा में आने से वंचित ना रहे, दैट इज एजुकेशन। तो इसमें क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, कि क्या जवाबदेही है कि नो वन, नॉट ए सिंगल पर्सन हु नॉट मेंटेन, हु नॉट फार अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम द ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। जैसे ही वो सोसाइटी और डेवलपमेंट का पार्ट बनेगा तो किसके थ्रू बनेगा, थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन इज मेकिंग अ ह्यूमन गुड मैनकाइंड, गुड कैरेक्टर्स, गुड मॉरल। तो ये सारी बातें छोटे छोटे परिभाषा बनाइए, सोच के आप सब बेहतर हैं बना दीजिएगा कि एक अदद अच्छा आदमी का निर्माण भी आप बोल सकते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि एक गुड सिटीजन, एक फॉर्मेशन ऑफ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बना देना ही शिक्षा का पहला और आखिरी अधिकार है। आज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमें प्रजा नहीं बनाना है कि आंख बंद करके किसी की बात माने। एक अच्छा नागरिक, एक अदद सिटीजन बना देना, एक अच्छा नागरिक बनाना ही शिक्षा है, ठीक है। या चूंकि एक अदद इसलिए बोलना है कि आप इंटायर वर्ल्ड, इंटायर इंडिया, पैन इंडिया तो बना नहीं रहे, तो अपने ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने विद्यालय के, अपने समाज के हर व्यक्ति को शिक्षित कर देना ही, हर व्यक्ति को नागरिक बना देना, नॉट शिक्षा बोलिए, ही शिक्षा है। जैसे आप इसको दे सके, छोटा, थ्योरी में मत जाइए, वो सब बड़ा आइडियलिस्टिक है और याद वाद रहेगा नहीं, वो सब बूढ़े लोग हैं, पकड़ लेंगे और आप फिर परेशान हो जाइएगा। उसका व्हाट इज़ फिलॉसफी, अब किस संदर्भ में पूछा गया मैं क्या बताऊं, ये टीचर तो इंग्लिश की होंगी, तो व्हाट इज़ फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या है। कोई पूछता है कॉमन आदमी कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, तो फिलॉसफी किसी चीज़ के, मतलब इंटायर ब्लैक एंड वाइट, मतलब कॉइन हैव टू साइड्स, तो दोनों साइड को जानना ही दर्शन है। दर्शन अपने आप में इन टोटलिटी की बात करता है, पूरे ब्लैक एंड वाइट फिगर्स को समझ लेना ही दर्शन है, फिलॉसफी है। दर्शन बहुत हद तक एक अनुमान का विज्ञान है, ये ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि एक मतलब क्या बोलेंगे कि द साइंस ऑफ ए एक्सपेक्टेशन, ए साइंस ऑफ ए, अनुमान को हम एग्जैक्ट वर्ड कन्वर्ट करें तो मतलब एक तरह का गेस लगा सकते हैं।
इट इज़ ए साइंस ऑफ गेस समथिंग, मतलब बहुत कंक्रीट भी नहीं है और बहुत कंक्रीट भी है, नॉलेज बेस्ड भी है। और चूंकि ये इसका जो ये बर्न किया इसका जो बर्थ होता है वो बर्थ ही किससे होता है कि कहीं ना कहीं हम प्रिज्यूम्ड कर लेते हैं, दैट इज गुड वर्ड, अनुमान का प्रिज्यूम करना, प्रिजम्पशन। तो हम कर लिए कि अच्छा धुआं है तो आग लगी होगी, यहीं से वो सत्य को खोजने चलता है दर्शन। तो बड़ा सिंपल बोलना है कि ये प्रिजम्पशंस का साइंस है, एज वेल एज इट इज अ प्योर साइंस। बहुत सारी, चूंकि दोनों लॉजिक इसी के पास है, फिलॉसफी के पास, डिडक्शन एंड इंडक्शन लॉजिक, हिंदी वाले इसको समझे आगमन और निगमन तर्कशास्त्र। आगमन, इंडक्शन, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग इन टोटलिटी, डिडक्शन इज अ समहाउ डिफिकल्ट थिंग, जिसमें उन चीज़ों को डिटेक्ट करना होता है जो वेरीफाइड होके सत्य नहीं है। तो समहाउ फिलॉसफी इज ए साइंस और समहाउ फिलॉसफी इज ए प्रिजम्पशन, बोथ का दर्शन ही दर्शन शास्त्र है। और प्राइमरी स्टेज में जब एजुकेशन था 2000-3000 साल पहले, तो एवरी डिसिप्लिन, शिक्षा के जितने भी विषय हैं वो दे ऑल आर अंडर द फिलॉसफी, वहीं से हम सब अलग हुए हैं, चाहे वो फिजिकल साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो, ये हम देखेंगे। उसके बाद अबाउट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हाँ, उसके बाद इनका एक सवाल है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड रिसेंट बुक रीड। तो आप सबको कहता हूँ, लिटरेचर वाले, इनसे भी पूछ लिया, इनको मैंने पहले कहा भी था। एक और इंग्लिश की कोई थी, बोली थी 11-12 का, मैं देख लूँगी। और बहुत लंबी बात इनसे मेरी विलियम शेक्सपियर नहीं विलियम वर्ड्सवर्थ पे हुई थी और रोमांटिसिज्म के ऊपर। तब इसने कौन सी किताब का नाम लिया है ये, और तो अच्छा ही की होगी। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से इनसे क्वेश्चन पूछा है, लिटरेरी रिसेंट बुक, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था इनसे। और थीम, चूंकि एमए है इंग्लिश से, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूछना वाजिब है। थोड़ा सा 2-4 लाइन बता देता हूँ लिटरेचर वाले के लिए कि आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म देखें। और बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, तो किसी भी लिटरेचर को डिकोड करने का एक मेथड है, यू कैन डिकोड इट, कि ये लिटरेचर क्या कहना चाहता है। क्योंकि एवरी लिटरेचर अर्ज टू सोसाइटी फॉर आइडियल सिस्टम। चूंकि साहित्य बहुत बड़ा, हिंदी वाले भी सुन लें, आग्रही होता है और सदैव आदर्श की बात करता है। साहित्य की यही ब्यूटी सारे विषयों के ऊपर बहुत भारी हो जाता है कि साहित्य खूब बहुत डिमांडिंग है, बहुत अर्ज करता है कि सोसाइटी, समाज इस आदर्श को प्राप्त करे। और कोई भी वहाँ पे किस चीज़ की बात है, नॉन वायलेंस की बात है, अंडरस्टैंडिंग नेचर की बात है, लव एंड अफेक्शन की बात है, हर पॉजिटिविटी की बात है। साहित्य में कहीं डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो क्रिटिसिज्म उन चीज़ों को बाहर लाता है कि किस लिटरेचर का क्या पैरामीटर है, और वो चाहे वो लिटरेरी डिवाइसेस के द्वारा लाए, चाहे वो लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा लाए। तो इस तरह से इनका अच्छा रहा, और बहुत आशा करता हूँ कि दोनों हमसे आए, मिठाई लेके आएँ और अच्छा करें। बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के परिवार से हैं, ग्रामीण परिवार से हैं दोनों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। और इन लोगों का हो, ये मेरे दिल से इनकी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।